चलिए सबसे पहले वहां की सियासत पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी शिवसेना और बीजेपी के दरमियान खींचतान जारी है। आज शिवसेना की मीटिंग में पार्टी लेजिस्लेचर का इंतखाब हुआ। इस मौके पर तमाम सेना लीडरों ने कहा कि मौजूदा हालात में पार्टी के तमाम फैसलों का इख्तियार पार्टी सदर उद्धव ठाकरे ही करेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर संजय राउत और दीगर लीडरों ने मीडिया से इस बारे में बातचीत भी की। मांग से पीछे हटे हम 50-50 का फॉर्मूला है जो चुनाव से पहले तय हुआ था। मुख्यमंत्री ने भी कबूला है, आपने देखा होगा उनकी वीडियो में। हम नहीं पीछे हटे हैं। अगर पीछे हटे हैं अपने वादे और वायदे से तो हमारा मित्र पक्ष है। तो हम तो हमारी मांग है, मांग के साथ आगे जाएंगे। बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है, आपको लग रहा है? कह रही है कि आपको नहीं मिल पाएगा मुख्यमंत्री पद। हाँ तो ठीक है, उनको मिलने वाला है क्या? 105 विधायक दल का विधायकों का समर्थन से अगर किसी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ेगी। ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, विधानमंडल के गठन नेता का चयन किया है, इसलिए मैं पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को धन्यवाद देता हूं और खास करके आदित्य ठाकरे जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे नाम का जो प्रस्ताव है उन्होंने सामने रखा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सत्ता बनाने के पूरे अधिकार हम विधायकों ने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिए हैं। सत्ता बनाने का निर्णय हो उसके बारे में कुछ जो भी अधिकार है वो उद्धव ठाकरे साहब के पास है, वही तय करेंगे और वही निर्णय लेंगे। जो निर्णय पक्ष प्रमुख लेंगे उसका अमल हम लोग। तो हमारे पार्टी ने भी आज बैठक करके आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो गई और उनकी अध्यक्षता के बैठक में हमारे जो एकनाथराव जी शिंदे है नेता करके उनको चुना गया और हमारी जो असेंबली है मतलब विधानसभा है तो विधानसभा के मुख्य प्रतोष जिसे बोलते हैं, चीफ व्हिप जी से बोलते हैं, वो आमदार सुनील प्रभु जी को चुना गया। पूरे देश को और महाराष्ट्र को राज्य के मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी फडणवीस ने हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख अमित शाह जी उनके सामने कहा था कि सत्ता और अधिकार ये सब समानता उसका बंटवारा हो जाएगा। वही हम उनको याद दिला रहे हैं, बाकी कुछ हमने ज्यादा कुछ मांगा नहीं। और इस सब के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस की आज पार्टी दफ्तर में अहम मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस के मरकजी और रियासती सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस इजलास में महाराष्ट्र इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली की इज्जत अफजाई की गई और महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अहम और कदावर लीडर मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान हुसैन दलवाई और अशोक चौहान ने मीडिया से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही है जिस तरह लगातार, मुझे नहीं लगता ज्यादा हो शिवसेना वाले लड़ सकेंगे। बीजेपी कर रही है। ये बोल रहे थे कि 50% अढ़ाई साल हम अढ़ाई साल वो, ऐसी बात हो रही थी लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो शिवसेना क्या उसके ऊपर करती है उसके ऊपर है। हम लोगों ने तो कहा कि शिवसेना अगर प्रपोजल देती है तो हम शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन उसके लिए जो ये डेयरिंग चाहिए वो डेयरिंग शायद शिवसेना के पास है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सके तो आप लोग बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं? ऐसे वो बस हो सकती थी ना, उनका प्रपोजल आना चाहिए था। बीजेपी को बाजू रखना है तो यही विचार हम जरूर करेंगे क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस को हमेशा मदद की है। इंदिरा जी के ज़माने में की, अंतुले साहब के ज़माने में की, प्रतिभा ताई जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही थी तब की। वो हम ये बात याद जरूर रखते हैं। शिवसेना and the BJP,
neither the BJP has a clear mandate nor the Shiv Sena has a clear mandate. So obviously what is going on is a tamasha of the Shiv Sena BJP. They have to decide, they have to take a call. Today all the newly elected members of the assembly were called. They were felicitated by the Congress General Secretary, and of course a general discussion took place, nothing more than that. और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस की आज की मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, इस सिलसिले में हमारे साथी सर्वेश तिवारी ने बाला साहब थोराट से खास बातचीत की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तकरीबन 44 सीटें हासिल करने के बाद जीत को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बाबत बातचीत करते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहब थोराट जी से। थोराट जी, क्या कुछ बातें रखी गई आज तमाम विधायकों के सामने? इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग थी, जो विधायक चुन के आए उनका स्वागत था, और जो नेता लोगों ने ये सब इलेक्शन में काम किया उनका भी आभार मानने का ये बैठक थी। इसके बारे में दूसरा कोई इससे एजेंडा नहीं था। किसानों का मुद्दा है, एक डेलीगेशन जाने वाला है आपका, एनसीपी का, सहयोगी पार्टियों का, बेरोजगारी का मसला है महाराष्ट्र को लेकर। किस तरह से राज्य के गवर्नर के सामने आप लोग तमाम इन परेशानियों को रखेंगे और जो सत्ताधारी पार्टी उसको घेरने की कोशिश करेंगे? हम तो वो किसानों के बारे में बहुत अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, ये तो बिल्कुल सच है। ये लोगों को तो उनका ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, उनका आपस का झगड़ा चल रहा है कुर्सी के लिए। हाँ, कुर्सी के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए झगड़ा चल रहा है। मातोश्री और वर्षा यहाँ ही चल रहा है, किसानों की हालत वो नहीं देख रहे, इसका निषेध हम करते हैं। क्या इसमें महाराष्ट्र की बेरोजगारी की समस्या भी शामिल होगी मुद्दों में? महाराष्ट्र की बेरोजगारी का मुद्दा भी शामिल होगा? वो तो अलग मुद्दे बहुत सारे हैं, उसमें अलग आंदोलन हमारा होने वाला है। जो बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मंदी की लाट है, उसका तो एआईसीसी से पूरा देश में आंदोलन होने वाला है। ये बाला साहब थोराट जी जो साफ कह रहे थे कि एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसानों का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, और वो पूरी लिस्ट अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने रखी जाएगी मुलाकात के दौरान। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई। और इस सब के बीच एक और अहम खबर कि अब से कुछ देर पहले ही शिवसेना के लीडरों ने महाराष्ट्र गवर्नर से मुलाकात की है। सेना लीडरान ने गवर्नर से किसानों के मसले पर बातचीत की है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर किसान परेशान हैं। इस मौके पर गवर्नर के पास तमाम अरकान असेंबली मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और सीधे तौर पर यही समझा जा रहा है कि शिवसेना यहां अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के दरमियान पेच फंसा हुआ है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त के ताजा हाल क्या है? जैसा कि खबर आ रही है कि शिवसेना के तमाम लीडरों ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि वसीम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम खबर ये कि शिवसेना के लीडरों ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की है। चलिए वसीम से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि शिवसेना ने अपनी ताकत का मुजाहरा आज किया है और ये बताया है कि नंबर हमारे पास कम नहीं है। जी जरूर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देखा गया कि आज जो शिवसेना की बैठक हुई, इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने जो शिवसेना के जो विधायक है उनके सामने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की। बाकायदा उन्होंने इस बात के लेकर नाराजगी जाहिर की कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से दिवाली के दिन ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और 50-50 का सवाल ही नहीं उठता। इस बात की नाराजगी बाकायदा उद्धव ठाकरे ने जाहिर की सभा के दौरान, और करीब शाम को 6:30 बजे शिवसेना के सभी विधायकों के साथ राज्यपाल को मिलने का वक्त लिया गया। महज ये बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो महाराष्ट्र में जो सूखे की स्थिति पड़ी है, जो किसानों के लिए आफत बढ़ गई है, जिस तरह से कई फसलें खराब हो गई, इससे बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना के जितने भी आला नेता है वो मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के साथ कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी है तो शिवसेना है, उसके पास जो नंबर्स है वो बिना उन नंबर्स के
आप सरकार नहीं बना सकते। बीजेपी को ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। दोनों तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आज हमने देखा कि शिवसेना के कई नेता इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है सरकार बनाने को लेकर। और एक तरफ बीजेपी कहती है कि जल्द से जल्द चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद ही शिवसेना के साथ सरकार बनाई जाएगी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आज जो कांग्रेस ने बात कही है कि अगर हमारे पास प्रपोजल भेजा जाता तो हम सीएम शिवसेना का बनाते। बड़ी बात हुसैन दलवाई ने जिस तरह से कहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में कई तरह से अलग अलग बयानबाजी शुरू है। आज हुसैन दलवाई ने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि अगर उनके पास किसी तरह का प्रपोजल आएगा तो वो उसे सोच सकते हैं। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी इस बात की सहमति जताई थी अगर शिवसेना की तरफ से प्रपोजल दिया जाता है या बात की जाती है तो इस बात की इंफॉर्मेशन वो अपने जो आला कमान है उनके साथ चर्चा करेंगे, उनसे उनके सामने रखेंगे। लेकिन वहीं पे जो यहाँ के प्रभारी है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए लोगों ने चुना है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। तो दो खेवा जरूर नजर आ रहा है और ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है कि शिवसेना इस तरह की गलती करेगी कि वो किसी और पार्टी के साथ सरकार बनाएगी। जिस तरह से दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर अक्सर खटास रही है, 2014 में भी इसी तरह के माहौल थे। शिवसेना के पास 62 विधायक थे, उस दौरान भी विपक्ष में बैठने की उन्होंने पूरी पहल की थी। उनके नेता जो एकनाथ शिंदे जो आज विधायक दल के नेता चुने गए वो विपक्ष के लीडर बनाए गए थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही वो सत्ता में शामिल हुए और उसके बाद लगातार 5 साल सत्ता में रहे और शिवसेना और बीजेपी के बीच का मतभेद सभी को बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार हमारी भी नजर अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी हुई है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर अपडेट के लिए, तमाम तर जानकारी के लिए। और इस सब के बीच महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद अब नताइज पर तबसरे शुरू हो गए हैं। वंचित अघाड़ी और एमआईएम को महाराष्ट्र की अवाम कांग्रेस और एनसीपी के मुकाबले तीसरे मुतबादिल के तौर पर देख रहे थे, लेकिन इन दोनों ने ही अपनी हैसियत को पहचानने में गलती की और अलग अलग इलेक्शन लड़कर सेकुलर वोटों की तकसीम की वजह बन गए। इसकी वजह से इन दोनों ही सियासी पार्टियों को तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि शदीद सियासी नुकसान हुआ है दोनों जमातों को, कि दोनों के वोट बैंक अलग अलग पड़ने की वजह से वो नतीजे हम पा नहीं सके। सेना और भाजपा का इत्तेहाद आखिरी लम्हे तक सीटों को लेकर लमतन चलती रही। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के दरमियान भी आखिरी लम्हे तक सीटों को लेकर लेदे होती रही कि आखिर एमआईएम और वंचित इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि ये इत्तेहाद टूट गया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो नारा दिया था जय भीम और जय मीम वाला, वो पूरे महाराष्ट्र में उसका एक जादू जो है चला था। और प्रकाश अंबेडकर साहब की जो तहरीक थी भीमा कोरेगांव के वाक़े के बाद, दलित जो है उनके टोटल उनके सपोर्ट में आ गए थे। इस पूरे सिनेरियो में अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता, दोनों मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते थे, अच्छी पोजीशन में आज आ सकते थे। अकोला जिले के पारस पावर हाउस को बिजली की मांग में कमी के सबब प्रोडक्शन रोकने का हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र रियासत बिजली पैदावार कंपनी ने मेरिट ऑफ ऑर्डर के तहत ये फैसला किया। 23 अक्टूबर से पहले बिजली की पैदावार ठप पड़ चुकी है। वाज़ेह है कि पारस पावर हाउस में 500 मेगावाट बिजली के 2 यूनिट रियासत भर में बिजली सप्लाई का काम करते हैं। ताहम कोयले की खदान से दूरी के सबब इस यूनिट की बिजली थोड़ी महंगी होती है। भिवंडी के बाद अब मुमरा, कलवा शेल और देवा इलाके की बिजली सप्लाई प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर की सुपुर्द करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ आज एक बार फिर मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा कलवा से निकलकर थाना जिला कलेक्टर दफ्तर गया, जहां कलेक्टर को इस खत्ते में टोरेंट न आने देने का मुतालबा करते हुए मांग की गई कि जो बिजली कंपनी काम कर रही है उसी को बहाल किया जाए, उसकी खिदमत में दुरुस्तगी लाई जाए। इस मोर्चे में शहर भर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शामिल रहे। टोरेंट के बारे में रिसर्च की है कि भिवंडी में इनका जो बिलिंग का स्लैब है, बिलिंग जो आ रही है वो पहले से बहुत ज़्यादा आ रही है। इनका रिकवरी रेशियो 100% रखा है, क्योंकि इन्होंने जबरन वसूली कर रहे हैं ये लोग। मतलब एमएससीबी जबकि हमको 1 महीना 2 महीने की सहूलियत देती है, बिल आने के बाद 1-2 महीना रुक भी जाती है इंसानियत के नाते।
ये लोगों में इंसानियत नहीं है। ये लोग कस्टमर के ऊपर केसेस करते हैं, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। जैसे पाटिल साहब ने बोला कि 8,000 लोगों के ऊपर केसेस, 4,000 लोगों के ऊपर केसेस किए, 80-90 लोग 5-5, 10-10 दिन अंदर रह चुके हैं। तो और ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही कि ये लोग यहाँ पे आए। तो सबका मतलब एक ही उद्देश्य है कि ये टोरेंट जो है ये गरीबों पे एक बहुत बड़ा अत्याचार होने जा रहा है। आज भिवंडी वालों को देख लीजिए, जिस तरह से भिवंडी के लोग परेशान हैं और जिस तरीके से मतलब जो है उनके मीटर पास होते हैं, जिस तरह से बिल वो डालते हैं। आज तक मतलब जो है हमारी मालूमात जानकारी के मुताबिक भिवंडी के अंदर इन लोगों ने 17,000 केसेस लोगों पर मतलब बुक किए हैं। गरीब आदमी 1 महीना अगर चूक जाता है, ये उठा के केस मतलब जो तो उस पर दर्ज कर देते हैं, उसको अंदर डलवा देते हैं। पावर इनके पास होता है, प्रशासन का साथ इनके साथ होता है, इसलिए यहाँ के जो पूरे रहवासी है सबका इसको विरोध है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान का सबक क्या स्कूलों के निसाबों से हटा दिया जाएगा? इस संगीन मौजू पर कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की मीटिंग 7 नवंबर को मुनक्किद होगी। बेंगलुरु में रियासत के वज़ीर तालीम सुरेश कुमार ने कहा कि हुकूमत ने टेक्स्ट बुक सोसाइटी से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत की हिदायत के बाद टेक्स्ट बुक सोसाइटी 7 नवंबर को इस सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद करेगी। सोसाइटी की रिपोर्ट आने के बाद टीपू सुल्तान का सबक स्कूलों के निसाबों से हटाया जाए या फिर नहीं, इस सिलसिले में हुकूमत कोई अहम फैसला लेगी। वाज़ेह है कि बीजेपी के रुकने काउंसिल अपचू रंजन ने मुतालबा किया कि स्कूल के निसाब से टीपू सुल्तान के मवाद को हटाया जाए। इस मुतालबे के बाद कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान पर सियासत देखने में आ रही है। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश भी है। ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಜೂರುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇನೋ ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. और टीपू सुल्तान पर मुश्तमिल मज़ामीन को निसाब से हटाने की बीजेपी हुकूमत की कोशिश पर साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू पर एक खास मुबाहिसे में शामिल सीएम इब्राहिम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले पर कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। 20% को दिखा के 80% के वोट लेने का एक एजेंडा है इनका, और यहाँ की अवाम इसके खिलाफ नहीं है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ नहीं है। और मुझे यकीन है जी कि ये बीजेपी के बाप से भी ये काम नहीं होगा। इंशाल्लाह हम कानूनन लड़ेंगे और रास्तों पर जो है इसकी लड़ाई होगी। गरीबी या माशी पसमानदगी तालीम की राह में रुकावट नहीं बन सकती। इन दिनों हुकूमत के अलावा कई निजी इदारे भी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करवा रहे हैं। कई कंपनियां भी समाजी जिम्मेदारी के तहत तलबा को मदद फराहम कर रही हैं। लिहाजा हाई स्कूल कॉलेज के तलबा वक्त वक्त पर इंटरनेट के जरिए स्कॉलरशिप के मुतल्लिक जानकारी हासिल करते रहे। बेंगलुरु में करियर गाइडेंस के माहिर अमीन मुदस्सिर ने इन ख्यालात का इजहार किया। आज मी पहिलं तर राज्यपाल महोदयांचे आभार मानतो की त्यांनी आज आम्हाला वेळ दिला। जेव्हा दुपारी बैठक झालेली तेव्हा आपल्याला माहिती असेल, खरं तर मी स्वतः कोकणात जाणार होतो, इतर नेते पण सगळीकडे फिरणार होते। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण बघता की महाराष्ट्रात जो ओला दुष्काळ आहे तो दुष्काळ जाहीर करावा, ओला दुष्काळ जाहीर करावा। जिथे वादळ आलेलं, जी नुकसान झालेलं, तिथे नुकसान भरपाईचं पाहणी करण्यासाठी आम्ही तो दौरा घेणार होतो। आज पक्षाची बैठक होती। उद्यापासून सगळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात लोकांची मदत करायला आम्ही जाणार आहोत। मच्छीमार बांधव असतील, शेतकरी बांधव असतील, त्यांची मदत करायला जाणार आहोत। मुख्यतः आज सगळेच आमदार घेऊन आम्ही राज्यपाल महोदयांना भेटलो, त्यांना विनंती केली की जे काही नुकसान झालं असेल, मग पावसामुळे झालं असेल या वादळामुळे झालं असेल, याची नुकसान भरपाईसाठी जी काही सिस्टम असते, केंद्राकडून जी काही लोक बोलवायचे असतात ते, आणि स्वतःहून राज्यपाल महोदय जर महाराष्ट्रात फिरू शकले आणि जे काही नुकसानची भरपाई किंवा पंचनामे वगैरे करायचे असतील स्वतः जर बघू शकले, मला वाटतं त्याला एक चालना मिळेल। कारण आत्ता महाराष्ट्रात सरकार नाही आहे, जे गठीत होईल तेव्हा होईल, पण मुख्यतः राज्यपाल महोदय म्हणून त्यांनी अधिकार बजावून लोकांची मदत करावी ही आमची त्यांच्याकडे विनंती होती, मागणी होती। आणि त्यांनी सांगितलेलं आम्हाला की अर्थात ते स्वतः लक्ष घालत आहेत। आज पण रात्री ते चीफ सेक्रेटरी साहेबांबरोबर बोलतील आणि मुख्यतः लवकरात लवकर केंद्रातून ज्या काही टीम जाण्याचे असतील ते करून
ओला दुष्काळ जाहीर करतील ही त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रात ही मदत जाणं गरजेचं आहे, नुकसान भरपाई होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मी त्यांचे खास आभार मानतो की त्यांनी आज आम्हाला सगळ्यांना भेटून, सगळे आमचे जे 63 आमदार आहेत त्यांना भेटून ही त्यांनी ग्वाही दिलेली. नक्कीच जो आपला प्रश्न आहे, मला वाटतं कुठच्याही राजकीय दलाचा एक सगळ्यात मोठा हेतू असतो लोकांची मदत करण्याची. अर्थात सरकारबद्दल उद्धव साहेब जे बोलतील ते शेवटचा शब्द असेल, पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी जे आदेश दिलेले आहेत आणि खरं तर शिवसैनिक कामाला लागलेलेच आहेत की जिथे जिथे नुकसान झालेलं आहे तिथे लोकांची मदत करा. मच्छीमार बांधव असतील, शेतकरी बांधव असतील, सगळ्यांची. पंचनामे काही काही ठिकाणी होत नसतील, काही काही ठिकाणी झालेले आहेत. अर्थात आता यंत्रणेला चालना देण्यासाठी आम्ही राज्यपाल महोदयांना विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे. आज राज्यपाल महोदय से हमने मिलकर यही एक दरख्वास्त की है, विनती की है कि सारे जो विधायक आए हैं महाराष्ट्र भर के, हमारे जो 63 विधायक हैं, उन्होंने यही एक विनती की है कि जो महाराष्ट्र में बारिश हुई अभी नवंबर में, जो स्टॉर्म आके गया, जो भी नुकसान हुआ है, मच्छीमार बांधों का हो, किसान बांधों का हो, उनको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए. जो भी नुकसान हुआ हो उसके लिए उनको मदद मिलनी चाहिए. और राज्यपाल महोदय ने हमें ये आश्वासित किया है कि खुद सेंटर से बात करेंगे और जो भी यंत्रणा लोकली लगती है, जो भी कलेक्टर की यंत्रणा हो, जो भी हो, वो सारी एक्टिवेट करके लोगों की मदद करेंगे. सरकार नहीं, एक मिनट, बिल्कुल. लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अब भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट है. अब भी जो होते हैं अधिकार राज्यपाल महोदय को होते हैं और सारे जो कलेक्टर्स होते हैं, हम सभी से दरख्वास्त करेंगे कि रास्ते पे आओ, मदद करो. हम खुद भी शिवसेना करके मदद करें. तो शिवसेना के वफ्द की मुलाकात आदित्य ठाकरे की क़यादत में. हालांकि आदित्य ठाकरे का साफ तौर पर कहना था कि किसानों को जो मौसम की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है उस सिलसिले में गवर्नर से ही मुलाकात की गई. लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इसमें शिवसेना के जो तमाम लीडर थे वो इस वफ्द में शामिल रहे. यानी कहीं न कहीं अपनी अददी ताकत का मुजाहरा आज इस मौके पर शिवसेना ने कर दिया. लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है. रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का आगाज हो चुका है. 10 नवंबर को ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं. बेंगलुरु में हजरत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह कमेटी ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर 10 गरीब जोड़ों का निकाह करवाने का अहम फैसला लिया है. इस दरगाह कमेटी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी के तमाम प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन इस बार ईद मिलादुन नबी की तक़रीबात में इज्तिमाई शादियों की तक़रीब को भी शामिल किया जाएगा ताकि इस मुबारक मौके पर समाज के गरीब खानदानों की मदद की जा सके. दरगाह कमेटी ने कहा कि फी जोड़ी 1 लाख रुपए खर्च करते हुए शादियों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन यानी 12वीं की तारीख को हम लोग मास मैरिजेस उसमें इंशाल्लाह शुरुआत के लिए 10 शादियां करने का हम बेड़ा उठा कर रहे हैं. हम ईद मिलाद शादियों के जरिए से मनाने का एक मौका अल्लाह ताला और बाबा हजरत तवक्कल मस्तान हमें दे कर रहे हैं. तो इस तरीके से शुरू हुआ तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी गरीब बच्चों को शादियाँ कराना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना, इस तरीके से एक नया हमें करेंगे. जैसा कि हमारे स्कूल भी है उसमें हमारे गरीब बच्चों को आधी फीस माफ़ करते हैं. एजुकेशन फर्स्ट, उसके बाद दुआई से काम हमें करना, यह काम हमारी कमेटी में किया है. मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने तमाम प्लांट्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी की जानिब खास तवज्जो दी है. बेंगलुरु के मुज़फ्फर देवनगुंटी में मौजूद प्लांट हिंदुस्तान का बड़ा प्लांट है. यहाँ पेट्रोलियम और गैस के स्टोरेज और सप्लाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मीडिया के नुमाइंदों के लिए खुसूसी दौरे का इनेकाद किया और इस प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, हिफाजती इक़दामात का जायजा पेश किया. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DL प्रमोद ने इस मौके पर कहा कि इस प्लांट में मौजूद सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तरीन और आलमी मेयार का है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए फायर ब्रिगेड और फौज का अमला भी यहां आकर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करता है. फनकार, कलमकार, शायर और अदीब अपने कलम को तलवार बनाएं, साथ ही मुल्क और समाज को दरपेश मसाइल के खिलाफ बेबाक तरीके से आवाज भी उठाएं. बेंगलुरु में उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा निगार अनिल ठक्कर ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया. तो आप देखिए रिपोर्ट. मुझे इजाजत दें. आदाब. बेंगलुरु में इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट के तहत अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया. कर्नाटक के हुबली से ताल्लुक रखने वाले अफसाना निगार, ड्रामा निगार अनिल ठक्कर के फन और तख्लीकात का तफसीली तौर पर
यहाँ जायजा लिया गया। इस मौके पर अनिल ठक्कर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। अनिल ठक्कर ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। खवातीन की हिफाजत भी अहम मसला है। सबसे पहले मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। आप सोचिए साहब कि एक 6 साल, 5 साल, 8 साल बच्ची का रेप होता है और उसको फिर कत्ल कर दिया जाता है। इससे बुरा वक्त क्या आएगा? इससे बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये है और आप उसके सामने जुबान नहीं खोलते। अनिल ठक्कर ने कहा कि मुल्क और समाज के मौजूदा हालात को बदलने की जरूरत है। इसके लिए फनकार, कलमकार, अदीब और दानिश्वर अपने कलम को तलवार बनाएं, नफरत और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। जब तक कलम को तलवार नहीं बनाएंगे इस मुल्क का भला नहीं होगा। मैं किसी पार्टी या सियासतदानों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर भला करना है तो हमको हमारे कलम को तलवार बनानी पड़ेगी। मैं ऐसे केस के इंतजार में हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मेरे खिलाफ कोई केस हो या मुझे जो है जेल में ठोक दिया जाए। कम से कम मुझे जेल में जाते देखकर दूसरे दानिश्वरों